हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के क्रम में। हमारा आज का लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3। इसमें हम आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को कराएंगे। आप लोग ध्यान से इसको देखें, यह हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आज जो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा या जो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें हमारा जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन में मैं अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन यह है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती हैं उन्हें कहा जाता है। आपके ऑप्शन नंबर 1 है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। ऑप्शन 2 है परावर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण। ऑप्शन 3 है आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण। और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आप लोगों को बताना है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपतन कोण, परावर्तन कोण। दूसरा है अपवर्तन कोण तथा परावर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण। तीसरा है आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण। और ऑप्शन है 4 इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण। अब हम थोड़ा सा बता देते हैं क्या होता है। चित्र के माध्यम से अगर आप देखना चाहें तो देखिए, ये जो प्लेन होता है, यहाँ से कोई प्रकाशीय किरण ऐसे आती है और वह यहाँ से हमने ये अभिलंब खींचा है। अगर ये वायु से कांच में जा रही है तो इसका एक्चुअल पथ ये होना चाहिए, परंतु ये अपने मार्ग से थोड़ा मुड़ जाती है। ये सारी बातें हमने बता दिया है। इसमें ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं कोण आई, और यही हमारा होता है आपतन कोण। और इसको, ये जो किरण होती है इसे अपवर्तित किरण बोलते हैं, और यह अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है जिसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो आप समझ गए होंगे कि इस पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण। इसे क्रम से आई और आर से दिखाते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा है प्रकाश के अपवर्तन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए कोण आई तथा कोण आर में क्या संबंध होगा। बच्चों, क्वेश्चन पूछा है कि कोण आई तथा कोण आर में क्या संबंध होगा। आपका पहला ऑप्शन होगा एंगल ऑफ आई बराबर होगा एंगल ऑफ आर, या क्वेश्चन तो होगा एंगल ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तीसरा है हमारा कि एंगल ऑफ आई
एंगल ऑफ आई इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आर, या चौथा होगा एंगल ऑफ आर इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आई। इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए कोण आई तथा कोण आर में क्या संबंध होता है। अगर प्रकाश में अपवर्तन हो रहा है तो कोण आई और आर में क्या संबंध होता है? क्या ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, या आई बड़ा होगा आर से या आर बड़ा होगा आई से? तो इन ऑप्शन में अगर हम बात करें तो जब तक हमको मीडियम नहीं पता चलेगा कि प्रकाशीय किरण किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, तब तक हम इन दोनों ऑप्शन थर्ड और फोर्थ को नहीं बता पाएंगे। दैट मीन्स कह सकते हैं एक बेसिक इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 2, मतलब कोण आई और कोण आर क्या होते हैं? बराबर नहीं होते इसमें। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, ये बराबर नहीं होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक प्रकाशीय किरण का वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो आपको बताना है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताइए। वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? ज्ञात करो। अगर बच्चों ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाशीय किरण का वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बच्चों इसका नोटेशन देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो जिसके सापेक्ष रहेगा उसे हम लोग पहले लिखेंगे। वायु को हम लोग ए से और कांच को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वायु के सापेक्ष जिसके सापेक्ष उससे पहले, फिर एन, और जिसको पूछ रहा है उसे। तो ए एन जी बराबर दिया है आपको 3/2, और आपसे पूछा है कि कांच के सापेक्ष मतलब जी एन ए आपसे पूछा हुआ है क्या होगा। अब वो फॉर्मूला पता है, सूत्र की अगर हम बात करें तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि ए एन जी बराबर होता है 1/GNA। ए एन जी बराबर होता है 1/GNA। तो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो मैं लिख सकता हूँ GNA बराबर 1/ANG। अब बच्चों क्या करना है, आप ANG की वैल्यू रखा है दे रख दीजिए, तो हो जाएगा 1/3/2। ये 2 पर चला जाएगा तो हमको मिलेगा GNA बराबर 2/3। तो हमारा ये आंसर होगा GNA बराबर 2/3। जो आप इसको नोट करें तो हम थोड़ा सही भर लें। ये एक तरीका है सवाल लगाने का एक। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, तो हम लोग अगला MCQ देखेंगे कि क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम कांच का अपवर्तनांक अधिकतम कहाँ होगा? कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसमें होगा? अगर आप देखें तो पहला हमारा ऑप्शन है लाल रंग, दूसरा ऑप्शन है बैगनी रंग, तीसरा हमारा ऑप्शन है, पहला है लाल रंग, दूसरा है बैगनी रंग, तीसरा है पीला रंग, और फोर्थ नंबर में है इनमें से
कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें कि कांच का अपवर्तनांक मैक्सिमम किस में होता है, कांच का अपवर्तनांक मैक्सिमम किस में होता है, ये हमारा क्वेश्चन था। देखिए बच्चों, बताने वाली थी क्या, कांच का जो अपवर्तनांक अधिकतम किस में होता है, पहला लाल रंग, दूसरा बैगनी रंग, तीसरा पीला रंग और चौथा इसमें से कोई नहीं। आपको हम बता दें अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा। अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य से संबंध जो होता है, अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य से जो संबंध होता है वह होता है व्युत्क्रमानुपाती का, व्युत्क्रमानुपाती। इसका क्या मतलब है कि अगर जिसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा। दैट मीन्स क्या होता है, आप जानते हो, मैं सिर्फ दो कलर्स की बात करूँगा, लाल और बैगनी की। इसमें हमारा जो लाल रंग है, मैं इसके बारे में थोड़ा बात करूँ। लाल रंग जो होता है, इसकी लाल रंग की तरंग दैर्ध्य की अगर मैं बात करूँ तो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वह 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। वहीं पे अगर मैं बात बैगनी रंग की करूँ तो बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होती है वह 3800 से 4000 एंगस्ट्रॉम होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। इससे आप समझ क्या गए कि अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य से संबंध व्युत्क्रमानुपाती का होता है। मतलब जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन में देखिए कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस में होगा, यानी कि जिसकी वेवलेंथ कम होती है, तो सभी कलर में सबसे कम वेवलेंथ इस बैगनी रंग की होती है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो बैगनी रंग होगा। यानी कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस में होगा, तो बच्चों बैगनी रंग में होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते थे आपसे। वो पूछ सकता था कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस में होगा, तो बैगनी रंग का, और न्यूनतम अगर पूछते का तो लाल रंग में होगा। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्ज़ामों में मतलब पूछा भी गया है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एक फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें आपको बताना है कि वैल्यू के बारे में। एक क्वेश्चन है, ये देखिए आप फिगर, यहाँ पे एक प्रकाशीय किरण ऐसे आ रही है, और अगर मैं बात करूँ मीडियम की तो वह इधर जा रही है। यहाँ पे जो ये कोण है, ये कोण बच्चों 45 डिग्री है, और यहाँ पे ये जो कोण है ये 45 डिग्री है, और यहाँ पे जो कोण है वो मान लेते हैं 30 डिग्री है। सोचिए, सपोज दैट कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है और यहाँ पे 30। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर कितने होंगे, एंगल ऑफ आई का मान और एंगल ऑफ आर का मान कितने होंगे। बच्चों इस टाइप के जो सवाल हैं वो कैसे लगाए जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं हम। आपतित प्रकाशीय किरण जिस पॉइंट पे टकराएगी उस पॉइंट पे आप क्या करिएगा, एक नॉर्मल को ड्रॉ करिएगा। अभिलंब यहाँ से खींचेंगे। अब आपको पता है कि अभिलंब से हमारा जो एंगल ऑफ आई यहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है इसे हम लोग कोण आई बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसे कोण आर बोलेंगे। समझ में? नॉर्मल आपतित किरण नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसी को हम लोग आपतन कोण बोलेंगे, और अपवर्तित किरण नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम लोग अपवर्तित कोण बोलेंगे। अब देखिए अगर आप यहाँ से चित्र से, तो आपको यहाँ से यहाँ तक टोटल करे वैल्यू की मैं बात करूँ तो ये टोटल वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्योंकि ये लंब है। दैट मीन्स क्या कह सकता हूँ, अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो मैं इसमें लिखूँगा एंगल ऑफ आई प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है, यहाँ से ये पूरी वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, तो यह कोण आई और कोण 45 डिग्री को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए
तो ये कोण आई बराबर हो जाएगा 90 माइनस 45 डिग्री। तो आंसर जो इसके आएंगे वो आपके आ जाएंगे 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ आई का जो मान होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। अब हम इसी तरह निकालेंगे, बात करेंगे आर का। अगर आप आर देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ऑफ आर प्लस एंगल ऑफ ये जो हमारा 30 डिग्री है ये, इसका पूरा मान कितना होगा 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू कितना होगा 90 माइनस 30 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण आर का मान कितना आया बच्चों 60 डिग्री। तो ये एक तरीका है, इस टाइप के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें वो पहले से नॉर्मल को ड्रॉ नहीं किया होगा और ऐसे नॉर्मल सवाल पूछ देगा। तो आप ध्यान देंगे इस बात को। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यही एंगल को उसको डायरेक्ट मान लेते हैं या यही एंगल उनको आंसर हो जाता है, बट ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, देन आफ्टर आपको समझ में आया कि नॉर्मल और आपतित किरण के बीच का कोण आई और अपवर्तित किरण के बीच का कोण आर होगा। अब हमारा एक क्वेश्चन है जो कि MCQ में पूछा जाता है कि मान लो अगर मैं क्वेश्चन देखिएगा फिगर की ड्रॉ इस तरह समझिएगा। अगर ये क्वेश्चन है और ये हमारा नॉर्मल है, क्वेश्चन ये है कि यदि आपतित किरण अभिलंब से मतलब इस नॉर्मल से की बात कर रहे हो, यदि आपतित किरण अभिलंब से आपतित हो तो एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर का मान बताइए। मान क्या होगा बच्चों देखिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपतित किरण अभिलंब से आपतित हो तो एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर का मान कितना था। एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में आपको देखने को मिल सकता है। तो बच्चों देखिए इसमें आपको ध्यान देना है, ये जैसे जो फिगर ड्रॉ किया, अगर मान लेते हैं कि आपतित किरण क्या है यहाँ से आए नॉर्मल से ही आएगी, तो आप जानते रहेंगे अगर ये यहीं से आएगी तो इस स्ट्रेट लाइन सीधी चली जाएगी, बिना विचलित हुए चली जाएगी। तो यानी कि क्या है कि अगर कोई आपतित किरण अभिलंब से आपतित होगी तो मैं इसके सोल्यूशन में लिखूँगे कि ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। अब देखिए बच्चों क्या होगा, अगर ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी तो आपसे पूछा एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर कितने होंगे। अब देखिए एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर जो होते हैं वो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच का कोण होता है। तो अगर आपतित किरण नॉर्मल पे ही इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल से ही इंसिडेंट हो रही है, दैट मीन्स क्या हुआ कि एंगल ऑफ आई क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। उसी तरह अगर ये सीधे स्ट्रेट लाइन जाएगी तो कोण आर भी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर आपतित किरण अभिलंब से आएगी तो कोण आई और कोण आर के मान क्या होंगे बच्चों 0 डिग्री होंगे। बच्चों आज का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था या जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके कक्षा 10 बोर्ड में पूछे जा सकते थे वो हमने आज बता दिया। आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है। अब हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे लेंस के बारे में, वो भी लगभग 1-2 मतलब लेक्चर का होगा। उसके बाद हम लोग उसके भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह पढ़ेंगे और लेंस के पढ़ने के बाद हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।